जय हिंद छात्रों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई जो है बहुत ही मजेदार तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, आज आपको इस क्लास में क्लास 12th बायोलॉजी में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे आपके साथ में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है और चीज़ें समझ में आती हैं तो एक प्यारा सा लाइक और कमेंट जरूर करते चलिएगा। चलिए देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल और लॉन्ग क्वेश्चन है। पुष्प की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। देखिए, इस वीडियो में हमने आपको जो है जितने भी क्वेश्चन कराए हैं वो कैसे हैं, सारे चित्र वाले हैं। ठीक है, तो आपको चीजें बहुत ही ध्यान से समझनी है। चलिए थोड़ा सा रफली यहाँ पर चित्र के साथ में समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ पर जो ये पुष्प का भाग है इसको बोलते हैं हम लोग क्या? पुष्प व्रंत। क्योंकि ये किससे जुड़ा होता है? डाली से। ये किससे जुड़ा होता है? डाली से। मतलब पुष्प का बाह्य भाग जो डाली से जुड़ा होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? पुष्प व्रंत। और यहाँ पर ये जो हिस्सा है ये वाला, इसको कहा जाता है पुष्पासन। क्या कहा जाता है? पुष्पासन। ठीक है, ये वाला हिस्सा क्या है आपका? पुष्पासन। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि पुष्प का बाह्य भाग कौन सा? ये वाला। पुष्प का बाह्य भाग जिस पर पुष्प के क्या? पुष्प का बाह्य भाग जिसके ऊपर पुष्प के बाकी के अंग, जैसे ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, मतलब पुंकेसर, स्त्री केसर, ये सारे जो है रखे हुए हों या धरे हुए हों, उस भाग को क्या कहते हैं हम लोग? क्या कहेंगे? पुष्पासन। क्या कहेंगे? पुष्पासन। ठीक है, अब देखिएगा, इसके बाद हम चलते हैं क्या? कहाँ की ओर? बाह्य दल की ओर। कहाँ की ओर? बाह्य दल की ओर। ठीक है, अब देखिए बाह्य दल क्या होते हैं। जैसे मान लो ये कोई एक कली हो गई। कली समझते हैं, जब फूल खिला नहीं होता है तो कुछ इस तरीके से होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपको ग्रीन कलर की लेयर्स दिखाई देती हैं कुछ इस प्रकार से, इनको क्या कहते हैं हम लोग? बाह्य दल। और इनको पुष्प का प्रथम चक्र भी कहा जाता है। हम चक्र के बारे में भी आपको भी समझाएंगे। देखिए, बाह्य दल क्या होते हैं? जो पुष्प की कली अवस्था में क्या करते हैं? सुरक्षा करते हैं। ठीक है, तो बाह्य दल हो गए। और इसके बाद क्या है आपकी? पंखुड़ी या फिर दल। और इनके दल के या पंखुड़ी के समूह को कहते हैं हम लोग दल पुंज। क्या कहते हैं? दल पुंज। ठीक है, अब देखिएगा, पंखुड़ी का काम क्या होता है? कीट, जो कीट वगैरह होते हैं, मधुमक्खियां होती हैं, उनको आकर्षित करने का काम होता है। और इसके बाद ये जो आपको ये भाग दिख रहा है, एक सेकंड को कलर चेंज कर लूं मैं। ये जो भाग दिख रहा है ये वाला, ये लाइन जैसी ये संरचना, इसको कहते हैं हम लोग क्या? इसको कहते हैं पुंकेसर। क्या कहेंगे इसके? पुंकेसर। ये क्या होता है? पुष्प का नर भाग। और ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये वाला, इसको कहते हैं पुष्प का मादा भाग या इस तरीके से। अभी इसके बारे में हम डिटेल में भी आपको चर्चा करते चलेंगे। अब देखिएगा, थोड़ा सा यहाँ पर आपको लिखना किस प्रकार से है। देखिए पुष्प आवृत बीजी पौधों का प्रमुख जनन अंग होता है, जिसका मुख्य कार्य लैंगिक जनन द्वारा बीज व फल का निर्माण करना होता है। पुष्प एक डंठल के माध्यम से तने से जुड़ा होता है, जिसे क्या कहते हैं हम लोग? पुष्प व्रंत। और पुष्प व्रंत का ऊपरी सिरा जिसे जो कि फूला हुआ होता है उसे कहते हैं पुष्पासन, जिस पर पुष्प के सारे भाग जो है लगे होते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज हमने लिखवाई है। देखिए, हमने अभी आपको क्या बताया था? ये हो गया आपका क्या? ये हो गया पुष्प व्रंत और ये क्या हो गया आपका? पुष्पासन। ठीक है, अब देखिएगा, पुष्प के भाग मेन मेन कौन से हैं वो आपके समझने हैं। एक होते हैं आपके सहायक अंग और एक होते हैं जनन अंग। सहायक अंग में कौन कौन से होते हैं? दल और बाह्य दल। बाह्य दल का हमने काम भी अभी आपको समझाया था। कली अवस्था में ये वाला, कौन सा? ये वाला। कली अवस्था में पुष्प को सुरक्षा प्रदान करते हैं। चलिए देखिए, देखिए यहाँ पर चक्र शब्द आया है, ये वाला प्रथम चक्र, मतलब यह पुष्प का सबसे बाहरी चक्र होता है। देखिए यहाँ पर 4 चक्रों में पुष्प को बांटा जाता है। कौन कौन से? ये हो गया आपका पहला चक्र। ठीक है, और इसके बाद जो पंखुड़ियां हैं ये कौन सा चक्र हो गई? दूसरा। और इसके बाद जो पुंकेसर है ये कौन सा चक्र है? तीसरा। और चौथा कौन सा है आपका? ये मादा भाग। ठीक है, आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि जब पुष्प कली अवस्था में होता है जो सबसे बाहरी होगा वो कौन सा होगा? पहला चक्र, मतलब बाह्य दल। इसके बाद क्या होगी? पंखुड़ी। पंखुड़ी के बाद क्या होगा आपका? पुंकेसर। और पुंकेसर के बाद में क्या होगा? वर्तिका, सॉरी, स्त्री केसर। ठीक है, तो अब देखिएगा यहाँ पर आपको लिखना किस प्रकार से है। बाह्य दल में देखो, यह पुष्प का सबसे बाहरी और प्रथम चक्र होता है। प्रत्येक इकाई को बाह्य दल कहते हैं। और यह अधिकांश कैसे रंग का होता है? हरे रंग का। कली अवस्था में यह पुष्प के भीतरी अंगों की सुरक्षा या रक्षा प्रदान करता है। ठीक है,
इसके बाद देखो दलपुंज। दलपुंज मतलब क्या है? पंखुड़ियों का समूह। यह पुष्प का दूसरा चक्र होता है जो कि बाह्य दल के ठीक भीतर स्थित होता है। प्रत्येक इकाई को दल कहते हैं। यह अधिकांशतः रंगीन, चमकीला और सुगंधित होता है जो कि परागकण के लिए कीटों या पक्षियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसके बाद क्या है आपका? पुमंग या फिर पुंकेसर। चलो इसके बारे में भी थोड़ा सा समझ लो। जैसे ये तो था आपका फूल, ये हो गया वर्तिकाग्र, और यहाँ पर जो आपको ये संरचना दिखाई दे रही थी, ये इतनी संरचना कौन सी? ये वाली। इसको क्या कहते हैं हम लोग? जैसे ये मान लो ये हो गया, इसको कहते हैं हम लोग पुंकेसर, ठीक है, या पुमंग बोलती है। नर जनन अंग होता है। जो नीचे का भाग है एक सेकंड, ये जो नीचे का भाग है इसको बोलते हैं तंतु या पुतंतु, ठीक है। और इसके बाद जो ऊपर का भाग है इसको बोलते हैं परागकोश। क्या बोलते हैं? परागकोश। और इसके ही अंदर क्या पाई जाती है? आपकी लघु बीजाणुधानी। उसके अंदर किसका निर्माण होता है? परागकणों का। चलिए अब देखिए लिखना किस प्रकार से, ये भी देखते चलिएगा। देखिए पुष्प का तीसरा और नर जनन चक्र यह है। मतलब क्या है? पुमंग क्या है आपका? पुष्प का तीसरा चक्र होता है जिसे नर जनन चक्र भी कहा जाता है। इसकी प्रत्येक इकाई पुंकेसर कहलाती है। प्रत्येक पुंकेसर के 3 भाग होते हैं, पुतंतु और परागकोश, और ये एक फूला हुआ भाग होता है जिसमें क्या होता है? परागकणों का निर्माण होता है। और इसमें क्या पाया जाता है? कनेक्टिव टिश्यू, मतलब एक योजी ऊतक पाया जाता है जो कि पुतंतु और परागकोश को आपस में जोड़ने का काम करता है, ठीक है। आपने एक बार हम डायग्राम अच्छे से बना दें। जैसे मान लो ये हो गया ऐसे, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका पुतंतु, ये हो गया परागकोश, और बीच में क्या रहता है आपका? योजी या कनेक्टिव टिश्यू। इसके बाद देखिए, इसके बाद इसका कार्य क्या होता है? इसका काम क्या होता है? नरयुग्मक अर्थात परागकणों का निर्माण करना। कभी कभी क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि परागकणों का या फिर जो लघु बीजाणु युग्मक है या नर युग्मक है पुष्प का, वो कहाँ पर बनता है? तो आपके ऑप्शन में अगर परागकोश है तो उस पर टिक लगाइए, अगर लघु बीजाणुधानी है तो उस पर टिक लगेगा, ठीक है। क्योंकि ये लघु बीजाणुधानी किसके अंदर पाई जाती है? परागकोश के अंदर। अब देखिए जायांग। जायांग क्या होता है? ये मादा जनन अंग होता है या पुष्प का सबसे भीतरी चौथा मादा जनन चक्र होता है। इसकी इकाई अंडप, स्त्री केसर कहलाती है। मतलब क्या है? इसकी एक इकाई क्या कहलाती है? अंडप या फिर स्त्री केसर। देखिए प्रत्येक अंडप के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। अंडाशय जो कि निचला हुआ फूला भाग होता है, अंदर क्या होता है इसके बीजांड, और वर्तिका, ठीक है। इसके बाद क्या होता है? वर्तिकाग्र। ये छाती जैसी संरचना होती है जिस पर परागकण आकर चिपकते हैं पॉलिनेशन की प्रोसेस के लिए। इसके बाद क्या इसका कार्य क्या होता है? मादा युग्मक या फिर अंड कोशिका का निर्माण करना, और फर्टिलाइजेशन के बाद अंडाशय से फल व बीजांड द्वारा बीज का निर्माण होना। इसके बाद देखो हमारा अगला क्वेश्चन है। देखिए आप ये ऐसा मत सोचिए कि सर ने इतना सारा करवा दिया तो ये सारे करेंगे। देखिए यहाँ पर हमारे क्वेश्चन कई प्रकार से बन सकते हैं। केवल आपके मान लो परीक्षा में आया कि पुष्प का नर जनन तंत्र का वर्णन कीजिए, समझ रहे हैं, या आवृत बीजी पुष्प के पौधे के पुष्प का नर जनन तंत्र या मादा जनन तंत्र। मतलब एक क्वेश्चन में ही आपके 2-3 क्वेश्चन यहाँ पर ऐड हो गए हैं, समझ रहे हैं। और कभी कभी केवल चित्र बनाने के लिए भी दे देता है, तो आपको हर तरीके से अपने आप को तैयार रखना है। इसके बाद देखो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, परागकोश की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। अब यहाँ पर केवल हमें परागकोश के बारे में बताना है। देखिए यहाँ पर परागकोश पुंकेसर का सबसे बाहरी फूला हुआ जनन अक्षम होता है या भाग होता है। यह पौधे का वह अंग है जिसके अंदर नरयुग्मक यानी परागकणों का निर्माण होता है। अब देखिए एक बार फिर से हम आपको डायग्राम बनाकर समझा दे रहे हैं, येलो से बना रहा है, ठीक है। अब देखिए जैसे मान लो ये नीचे मान लो पुतंतु है, ठीक है। ये सबसे बाहरी भाग क्या है आपका? परागकोश है, ठीक है। अब इसी की संरचना पढ़ेंगे, और इसकी संरचना पढ़ने के लिए इसे हम क्या करेंगे? बीच से अभी काटेंगे, तो हमें कुछ इस प्रकार से संरचना दिखाई देगी, इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ पर एक योजी पाया जाता है, यहाँ पर लघु बीजाणु धानियां पाई जाती हैं। बहुत सिंपल सा चित्र है। अभी आपको हम आगे चित्र के बारे में भी यहाँ पर समझाएंगे। देखिए चित्र में ही थोड़ा सा देख लो। देखो यहाँ पर ये क्या है आपका? पूरा एक पुंकेसर है, ठीक है। ये क्या है? परागकोश है। और ये क्या है? बीच में योजी ऊतक है, बीच में क्या है? नीचे क्या है? धागे जैसी संरचना, ये पुतंतु है। इसको हमने बीच से काट दिया तो हमें कुछ इस प्रकार से चीजें दिखाई देंगी। यहाँ पर 4 आपको पालियां दिखाई देंगी। ये वाली पहली, दूसरी, तीसरी, सर्कल की ये दे रहा है सबसे बढ़िया इनके ऊपर, देखना, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। मतलब कितनी पालियां होंगी? टोटल 4, ठीक है। यहाँ पर मतलब क्या है? 4 लघु बीजाणु धानियां होती, और पालियां कितनी होती? 2, ठीक है। 2 पाली मतलब यहाँ पर देखो ऐसे, एक सेकंड रुको, यहाँ पर देखो ऐसे में 2 भागों में बांट दिया ऐसे।
तो यहाँ पर ये कितनी लघु बीजाणु धानी होंगी, यहाँ पर 4 होंगी। एक बार देखो किस प्रकार से लिखना है आपको। देखिए, परागकोश पुंकेसर का वह सबसे ऊपरी फूला हुआ भाग होता है। यहाँ पौधे का मुख्य अंग होता है जिसके अंदर नरयुग्मक यानी परागकणों का निर्माण होता है। अब देखिए द्विपालित संरचना के बारे में। अधिकांश परागकोश 2 पालियों में बटे होते हैं। एक परागकोश द्विपालित होता है जिसे परागकोश कहते हैं, इसमें जैसे गुड़हल, सरसों आदि। और योजी देख लीजिएगा, कनेक्टिव। देखिए 2 पालियों को जो जोड़ने के लिए बीच में बंद या फिर एक तरीके से कड़ी का काम करता है, उसे कहते हैं क्या, हम लोग योजी या कनेक्टिव। इसके जोड़ने वाले भाग को योजी कहते हैं। संवहन ऊतक, ये क्या होते हैं, एक प्रकार के संवहन ऊतक होते हैं जो जाइलम और फ्लोएम जिन्हें हम कहते हैं। ठीक है, अब देखिएगा जो कि परागकोश को तक पानी और भोजन पहुंचाने का काम करते हैं। मतलब योजी का काम क्या होता है, एक प्रकार से पोषण का। ठीक है, अब देखिए ये तो संरचना हो गई। देखिए एक ही चित्र में हम 2-3 चीजें आपको समझाते चले जाएंगे। अभी आपको आगे चल के हम आपको समझाएंगे लघु बीजाणु धानी की संरचना। देखिए वही क्वेश्चन है हमारा अगला, लघु बीजाणु धानी की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। अगर आपके दिमाग में कंफ्यूजन हो रहा हो कि सर यहाँ परागकोश की संरचना कौन सी है, हमें बनाना क्या है, तो अभी आपको हम दोनों चीजें समझा दे रहे हैं, दोनों चीजें क्लियर कर दे रहे हैं। देखिए लघु बीजाणु धानी की अगर संरचना की बात की जाएगी, वहां पर क्या लघु बीजाणु या क्वेश्चन सॉरी परागकोश की संरचना की अगर बात की जाएगी, तो हमारा जो डायग्राम बनेगा, पहला डायग्राम आपका ये वाला रहेगा और दूसरा वाला डायग्राम आपका, सॉरी ये वाला नहीं, और दूसरा वाला ये वाला रहेगा। बस ये 2 आप बना देना, आपको परफेक्ट नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, पूरे में से पूरे। अब देखिएगा, और ये जो नीचे चित्र है आपको कहोगे सर ये क्या फालतू है, देखिए ये फालतू चित्र नहीं है। इसमें जो है आपको क्या पढ़ना है यहाँ पर कि लघु बीजाणु जहाँ पर बनता है, अर्थात लघु बीजाणु धानी की लेयर्स के बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है। मतलब ये कंप्लीट डायग्राम है पूरा परागकोश का, लेकिन हमको केवल आपको जो है परीक्षा में 2 डायग्राम, एक ये वाला और एक ये नीचे वाला, ठीक है, अपने फेयर में नोट करते चलिएगा। इसके बाद देखिए लघु बीजाणु धानी की संरचना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए लघु बीजाणु धानी का आप ऐसा समझ लीजिए काम क्या है। धानी शब्द का मतलब होता है फैक्ट्री से, और फैक्ट्री का मतलब होता है निर्माण करना। तो यहाँ पर किसका निर्माण होगा, लघु बीजाणु का। मतलब जो इसकी फैक्ट्री होगी उसका नाम क्या हो जाएगा, लघु बीजाणु धानी। क्या, लघु बीजाणु धानी। धानी शब्द का मतलब क्या है, फैक्ट्री। चलिए अब देखिएगा यहाँ पर हमने लिखना किस प्रकार से, लघु बीजाणु धानी परागकोश के अंदर पाई जाने वाली वह थैलीनुमा संरचना है जिसमें परागकणों का निर्माण होता है। ये कैसी होती है, द्विपालित होती है। परागकोश के चारों कोनों पर 4 लघु बीजाणु धानियां पाई जाती हैं। अब देखिए अनुप्रस्थ काट, अनुप्रस्थ काट का मतलब होता है जैसे मान लो ये हो गया परागकोश, इसको 20 से काट के हमको इसको पढ़ना है। तो यहाँ पर देखो जब हम इसे 20 से काटेंगे तो हमें इस कुछ फूल जैसी संरचना दिखाई देगी कुछ इस प्रकार से। अब देखिएगा, देखिए अनुप्रस्थ काट, देखिए देखो यह देखने में लगभग गोलाकार दिखाई देती है। यह बाहर से अंदर की ओर 4 परतों से मिलकर बनी होती है। 4 परत कौन कौन सी है, देखिए बाह्य त्वचा है, अंतःथीसियम है, इसे एंडोथीसियम भी बोलते हैं, ये एक मिडिल लेयर मतलब मध्य परत, और एक है टेपिटम। ये 4 प्रकार के आपको क्या पढ़ना है, यहाँ पर इनके लेयर्स के बारे में पढ़ना है। चलिए देखिए बाहरी त्वचा, देखिए बाहरी त्वचा, देखिए हमेशा किसी भी ऑर्गन होगा, कोई भी ऑर्गन होगा या अंग होगा, उसकी बाहरी त्वचा अधिकांशतः कैसी होगी, मोटी परत वाली होगी। इसका कार्य क्या होता है, लघु बीजाणु धानी को बाहरी आवरण या सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है, इसके बाद क्या है आपकी अंतःथीसियम या एंडोथीसियम। एंडोथीसियम के बारे में देखिए, यह बाह्य त्वचा के ठीक नीचे स्थित होती है। इसकी कोशिकाओं में सेलुलोज का जमाव के कारण थोड़ी मोटी हो जाती है, प्रकृति आर्द्रता वही होती है। ठीक है, इसका कार्य क्या होता है, इसका कार्य आपको याद रखना है, स्फुटन की प्रोसेस में ये या स्फुटन की प्रोसेस में ये मदद करती है, ये आपको याद रखना है। कौन सी कोशिका, एंडोथीसियम। इसका मेन काम क्या होता है, स्फुटन की प्रक्रिया में भाग लेना। ठीक है, जिससे परमाणु बाहर आ सके, मतलब एक प्रकार से विस्फोट के काम में आती है। इसके बाद देखो हमारा क्या है आपका तीसरा क्या है, तीसरा है हमारा मिडिल लेयर या मध्य परत। अंतःथीसियम के नीचे 1 से 3 कोशिकाओं की मोटी परत होती है, जिसका काम क्या होता है, ये परतें भोजन संचित, मतलब ये क्या है आपका एक प्रकार से भोजन संग्रहण का कार्य करती हैं। ठीक है, इसके बाद देखो लास्ट हमारी क्या है आपकी टेपिटम। ये मोस्ट इंपोर्टेंट लेयर है। सीधा पूछा जाता है कि लघु बीजाणु धानी की सबसे भीतरी या आंतरिक परत का नाम क्या है, टेपिटम। सीधा एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है। और इसका काम क्या होता है, आपका पोषण देना। देखिए सबसे जो पहली लेयर थी
बाह्य त्वचा, उसका काम क्या था? आपका सुरक्षा प्रदान करना। एंडोथीसियम का काम क्या है यहाँ पर? स्फुटन की प्रक्रिया में भाग लेना या मदद करना। इसके बाद मिडिल लेयर का काम क्या है यहाँ पर? आपका जो है भोजन को संचित करना या इकट्ठा करना। और टेपेटम का काम क्या है यहाँ पर? जो है पोषण प्रदान करना। ठीक है, किसको? परागकणों या लघु बीजाणुओं को। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, लघु बीजाणु जनन क्या है? लघु बीजाणु जनन से आपका मतलब आपको बहुत ही सिंपल भाषा में समझ लो कि लघु बीजाणु का निर्माण क्या कहलाता है? लघु बीजाणु जनन कहलाता है। अब देखिएगा यहाँ पर पराग कोश की लघु बीजाणु धानी में स्थित पराग कोश के लघु बीजाणु धानी में स्थित द्विगुणित लघु बीजाणु मात्र कोशिका द्वारा आसूत्री विभाजन या अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित लघु बीजाणुओं के बनने की प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहा जाता है। कभी कभी ये शॉर्ट में आता है अधिकांश, कभी कभी आपको जो है लॉन्ग में भी पूछ लिया जाता है। देखिए ये तो हो गई आपकी क्या? एमएमसी मतलब माइक्रोस्पोर मदर सेल। इसमें क्या हुआ? अर्धसूत्री विभाजन हुआ और इसके बाद जो है 4 आपके क्या बन जाएंगे यहाँ पर? लघु बीजाणु, जिसे हम कहते हैं चतुष्क। अब देखिए थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं इसको। देखिए यहाँ पर हम लोग समझेंगे बीजाणु जन ऊतक। देखिए जब परागकोश विकसित हो रहा होता है तब उसके केंद्र में बीजाणु जन ऊतक पाया जाता है। मात्र कोशिका का निर्माण, इस ऊतक की कोशिका वृद्धि करके एमएमसी या लघु बीजाणु मात्र कोशिका के रूप ले लेती हैं, जो कि कैसा होता है? द्विगुणित या 2n होता है। और अर्धसूत्री विभाजन, इसमें देखिए प्रत्येक लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है और एक कोशिका के विभाजन से 4 नई अगुणित कोशिकाएं बनती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी कोशिकाएं बनी हुई हैं? 4 अगुणित कोशिकाएं बनी हुई हैं। ठीक है, अब देखिएगा लघु बीजाणु चतुष्क, और ये आपस में जुड़ने के बाद क्या बनाते हैं? एक चतुष्क का निर्माण करते हैं। अब देखिए जब भी ये आपस में जुड़ते हैं तो यहाँ पर एक पदार्थ होता है, उसका नाम होता है कैलोस। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि लघु बीजाणु चतुष्क आपस में कैलोस या उसकी जो कोशिकाएं कैलोस से जुड़ी होती हैं। इसके बाद देखो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, पराग कोश का स्फुटन। स्फुटन का मतलब क्या होता है? विस्फोट। ठीक है, मतलब इसमें किस प्रकार से विस्फोट होगा। अब देखिएगा आंसर देखिए, जब परागकोश के अंदर परागकण पूरी तरह परिपक्व या मैच्योर हो जाते हैं तब परागकोश की भित्तियों की दीवार फटने और परागकणों के बाहर निकलने की प्रक्रिया को इस परागकोशों का स्फुटन कहा जाता है। यह प्रक्रिया निम्न चरणों में संपन्न होती है। अब ये स्टेप देख लीजिएगा, ये चित्र है आपका, यह है आपका परागकोश। इसमें क्या होगा? आपका स्फुटन की प्रक्रिया। इसमें क्या होता है कि पानी सूखने लगता है या फिर समाप्त होने लगता है और फिर इसके बाद ये जब ये सूख जाता है तो परागकण अपने बाहर की ओर निकल आते हैं स्टोमियम के माध्यम से। अब थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं। परिपक्वता, देखिए जब परागकोश में उपस्थित परागकण पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाते हैं तो परागकोश की सबसे बाहरी परत एंडोथीसियम में रेशेदार मोटाई बनती है और जल की कमी होने लगती है। देखिए परिपक्व होने पर परागकोश की कोशिकाओं में जल की मात्रा कम हो जाती है। सूखने के कारण एंडोथीसियम की कोशिकाएं सिकुड़ जाती हैं। अब ये क्या होगी? एंडोथीसियम की कोशिकाएं सिकुड़ने लगी हैं। देखिए जिससे क्या होता है? एक प्रकार का तनाव या एक प्रकार सिकुड़न उत्पन्न होने लगती है या खिंचाव उत्पन्न होने लगता है और परागकोश में एक कमजोर स्थान होता है जिसे स्टोमियम या रंध्रक कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? इसे रंध्रक कहते हैं। और तनाव उत्पन्न होने के कारण यही या फिर स्टोमियम जो है यहाँ पर विस्फोट करता है या फिर फट जाता है, जिससे परागकण बाहर निकल आते हैं। ये है आपका डायग्राम। अगर आपको वीडियो में चीज़ें समझ में आई हों तो एक तरह सा लाइक और कमेंट जरूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर जरूर करते चलिएगा। ठीक है, ये है आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ये जो है हम अपने टेलीग्राम चैनल पर भी इसका PDF अपलोड कर देंगे। ठीक है, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट अपनी क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।